ठीक है। अभी हम लोग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, चलो सुना बात, अभी हम लोग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में न्यू चैप्टर जो कर रहे हैं, कॉम्पेरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट एंड ट्रेंड एनालिसिस। कॉम्पेरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट और ट्रेंड एनालिसिस, ये चैप्टर में 3 टॉपिक है। तभी हम लोग पहला क्लास में हम लोग पहला टॉपिक आज क्लियर हो जाएगा हम लोग का, कॉम्पेरेटिव स्टेटमेंट। कॉम्पेरेटिव स्टेटमेंट में मेन क्या है ना कि 2 साल का फिगर होगा, मतलब जैसे बैलेंस शीट हो या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, वहाँ पर हम लोग को 2 साल के बारे में इंफॉर्मेशन होगा। इस अभी क्या चल रहा है 2020, तो इसका पिछला साल क्या होगा 2019, तो 2019 का डेटा होगा, 2020 का डेटा होगा। और हम लोग को चेक करना होगा कि क्या हम लोगों में प्रोग्रेस हुआ, मतलब हम लोग में जो चेंजेस आए, जैसे सेल अगर पहले 2 लाख है और अभी सेल्स अगर 2,45,000 हुआ, तो सेल्स मेरा कितना से बढ़ा हुआ, 45,000 से सेल बढ़ा, तभी जो सेल 45,000 से चेंज है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तुम्हारा एब्सोल्यूट चेंज। जो 45,000 से सेल में चेंज उसको हम लोग क्या लेंगे, एब्सोल्यूट चेंज। और यही एब्सोल्यूट चेंज को फिर हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे बोलो तो परसेंटेज चेंज में। मतलब अभी 2 लाख से बढ़ के कितना हुआ, 2,45,000, तो चेंज कितना से हुआ 45,000 से, तो कितना परसेंटेज चेंज हुआ, कितना परसेंटेज चेंज हुआ। तो इस चीज को हम लोग कैसे निकालेंगे, 45,000 डिवाइडेड बाई किससे करेंगे बोलो तो 45,000 डिवाइडेड बाई 2 लाख इंटू 100। मतलब जैसे 2 लाख फिगर है और कितना 2,45,000, तो 2 लाख से बढ़ के 2,45,000 हुआ, तो हम लोग डिवाइडेड बाई किससे करेंगे बोलो तो 2 लाख। मतलब जहां से बड़ा है, मतलब जहां से हम लोग कंपेयर करेंगे ना, वो वाला साल तुम्हारा क्या होगा, डिवाइडेड बाय होगा। क्लियर है। तो हम लोग पहले कंपैरेटिव स्टेटमेंट करेंगे। कंपैरेटिव में भी जो होता है कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट और कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट और कंपैरेटिव बैलेंस शीट। वैसे तुम्हारे हम लोग कॉमन साइज स्टेटमेंट पढ़े, उसमें भी क्या होगा तुम्हारा कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट और कॉमन साइज बैलेंस शीट। तो आज हम लोग पहला वाला बोर्ड में अपना लिखा, पहले इसको देखो, इसमें हम एग्जाम्पल छोटा सा भी दे के रखते हैं बोर्ड में। ये वाला है ना, देखो पहला हेडिंग क्या लिखा हम लोग, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें क्या लिखा हम लोग, इट प्रोवाइड्स मीनिंगफुल कंपैरिजन, इट प्रोवाइड्स मीनिंगफुल कंपैरिजन, इट प्रोवाइड्स मीनिंगफुल कंपैरिजन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या क्या लिखा, कंपैरिजन ऑफ, किसके कंपैरिजन होगा, इनकम स्टेटमेंट का और बैलेंस शीट का। ये इनकम स्टेटमेंट बोलने का मतलब जो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे उसी के लोग क्या बोला तुम्हारा इनकम स्टेटमेंट। अब इसमें हम छोटे से एग्जाम्पल भी लिखे थे, सपोज अ सेल्स इन ईयर 1 इज ₹2 लाख, ईयर 1 में कितना सेल हुआ 2 लाख का, एंड ईयर 2 में सेल कितना हुआ 2,25,000 का, तो 2 लाख से बढ़ के कितना गया 2,25,000। तो एब्सोल्यूट चेंज कितना गया तुम्हारा 2,25,000 माइनस 2 लाख कितना गया 25,000। उसका दिन क्या बोला तुम्हारा एब्सोल्यूट चेंज, उसको क्या निकालेंगे हम लोग परसेंटेज चेंज। तो कितना से चेंज हो तुम्हारा 25,000 से, और कहाँ से चेंज हो बोला तो 2 लाख से 2,25,000, तो हम लोग डिवाइडेड में कितना करेंगे तुम्हारा 2 लाख। ऐसा नहीं कि 2,25,000 से डिवाइड करेंगे सर, जहाँ से चेंज हो रहा है सर 2 लाख से 2,25,000, तो कहाँ से हुआ 2 लाख से डिवाइड में कितना हुआ तुम्हारा 2 लाख। क्लियर है। अच्छा हमको एक बात बोलो, अगर कोई बच्चे वीडियो देख रहे अगर ऐसा सोच रहे, मान लो अगर ऐसा हो जाए ईयर 1 में अगर 2,25,000 है, ठीक है, अगर उल्टा हो गया और ईयर 2 में सेल कितना हो गया तुम्हारा 2 लाख हो गया, मतलब 2,25,000 से घट के कितना हो गया 2 लाख हो गया, तो हम लोग का एब्सोल्यूट चेंज कितना आ जाएगा, ये 2 लाख माइनस कितना करेंगे 2,25,000। अगर रिवर्स हो गया तो ये वाला तुम्हारा आंसर किस में आएगा बोले तो ये नेगेटिव में आएगा। क्यों, ये 2,25,000 से घट के कितना है 2 लाख, ये तो घटा है 25,000 से घटा, इसलिए इसका एब्सोल्यूट चेंज भी तुम्हारे किस में आएगा तुम्हारा नेगेटिव में आएगा। समझ में आएगा जो बोला। अभी हम लोग एब्सोल्यूट चेंज का अगर परसेंटेज क्या है तुम्हारा नेगेटिव 25,000 डिवाइडेड, अरे कहाँ से चेंज हो रहा बोला तो 2,25,000 से 2 लाख, 2,25,000 से 2 लाख हो रहा है, तो हम लोग का डिवाइडेड बाय कितना होगा तुम्हारा 25,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख। समझ में आएगा। तो कैलकुलेटर करके बता कितना रहेगा, 25,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख 25,000, अब ये जो तुम्हारा 11 पॉइंट कितना 11% चेंज आया,
अब बोलो ये जो चेंज आई तुम्हारे 11.11%, ये क्या बढ़ा है कि घटा है? घटा है। इसको भी हम लोग किस में लिखते हैं तुम्हारे? इसको भी हम लोग किस में लिखते हैं तुम्हारा? ब्रैकेट में लिखते हैं। या तो तुम ब्रैकेट 11% में लिख सकते हो, या तो क्या तुम्हारा नेगेटिव 11.11%। क्लियर है बात एकदम? तो मतलब अगर जब घटेगा तो क्या होगा तुम्हारा? माइनस में आगा। फिर माइनस में आगा तो परसेंटेज किसमें आगा तुम्हारा? माइनस में। तुम लोग एग्जाम्पल वापस उसी जगह मिलाते रहते थे, क्योंकि तुम लोग कॉपी में 2 लाख रुपए लिखा होगा ना, 2 लाख और 2 लाख 25। अब उसके बाद बोलो, ये तुम लोग का फॉर्मेट नुमा बना दिए कंपैरेटिव। चलो देखते हैं शुरू हो जाता है। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड जो भी होगा 31 मार्च 2019 या 20। पहले पर्टिकुलर में सबसे पहले याद रखना फिर क्या लिखेंगे तुम्हारा? करेंट ईयर, और फिर क्या लिखेंगे तुम्हारा? प्रीवियस ईयर। करेंट ईयर जैसे 2020 और फिर 2019, 2020 फिर 2019, उसका एब्सोल्यूट चेंज निकालेंगे और उसका परसेंटेज मतलब इसका माइनस कर देंगे, एब्सोल्यूट चेंज आ गया तो डिवाइड कर देंगे, तुम्हारा क्या आएगा? परसेंटेज चेंज। अच्छा हमको एक बात बोलोगे कि करेंट ईयर लिखा है, प्रीवियस ईयर लिखा, ठीक है, माइनस करेंगे तो क्या आएगा? एब्सोल्यूट चेंज आ गया। तो ये जो चेंज है उसको डिवाइड किससे करेंगे हम लोग? करंट ईयर से कि प्रीवियस ईयर से? कर दिया ना गलत मतलब ईयर 2 से किया बता भाई, ईयर 2 से न करेंगे। ईयर 2 बोलने का मतलब है कि ईयर 1 में कितना 2 लाख और ये कितना 2,25,000 है, तो 2 लाख से कितना हुआ? 2,25,000। तो करेंट ईयर तुम्हारे कितना गया? ईयर 2 हुआ, और प्रीवियस ईयर कितना गया? ईयर 1। तो 2,25,000 माइनस 2 लाख कितना आएगा? 25,000 आ जाएगा। लेकिन ये जो 25,000 बड़ा कहाँ से बड़ा? 2,25,000 से बड़ा कि 2 लाख से बड़ा? 2 लाख से बड़ा। तो डिवाइडेड में किससे होगा तुम्हारा? प्रीवियस। तो जो भी कंपैरिजन हम लोग किससे करेंगे? ये साल का करेंट ईयर का कंपैरिजन हम लोग किससे करेंगे? पिछला साल से ना करेंगे। तो हम लोग डिवाइडेड में किससे करेंगे तुम्हारा? सब प्रीवियस साल से पहले से करेंगे। तो ये तुम लोग को पता ही है। पहले ये तो मतलब जिसको पता है इसको याद नहीं, याद कर लेगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फिर उसमें अदर इनकम ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा अपना? टोटल इनकम। टोटल इनकम में एक्सपेंसेस को क्या करेंगे? लेस। इसमें एक चीज बता देते हैं, एक तुम्हारा क्या लिखा है? परचेज ऑफ इन्वेंट्री, और ये तुम्हारा क्या लिखा है? चेंजेज इन इन्वेंट्री। ये चेंजेज इन इन्वेंट्री क्लोजिंग ओपनिंग मतलब चेंजेज इन इन्वेंट्री मतलब क्या था? ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। चेंजेज इन इन्वेंट्री का मतलब क्या था? वो ओपनिंग स्टॉक माइनस। अब तुम एक बात बोलोगे हमको, ये दोनों को मिला के एग्जाम में बहुत जोर रख दी तो क्या कर देना? ये दोनों को मिला के क्या मतलब बोला था भाई? COGS बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसके बारे में बहुत डिटेल चर्चा सेमेस्टर 5 में किया था कि कैसे बनता है नहीं बनता। आजकल ये ऐसे ही कर दिया, ये तुम लोग को बनाने बहुत हद तक पता लगा सही भाई। परचेज ऑफ इन्वेंट्री और चेंजेज इन इन्वेंट्री अगर ये दोनों दे देगा तो कॉस्ट ऑफ आज बोल रहा कि क्या है बता, आगे सर पढ़ा है लोग बता रहे, वही बता रहे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसके बाद फिर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में क्या आता? बोला था सैलरी आता, बोनस आता, और बोला तो डायरेक्टर रेम्यूनरेशन आता, जो लोग कंपनी फाइनल अकाउंट में किया था, ठीक है। मतलब क्वेश्चन में तुमको अगर आइटम दे देगा तो उसके हिसाब से तुमको क्या बनाना रहेगा? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस का तो आइटम का नाम नहीं है, कुछ एक ग्रुप ऑफ आइटम को बना के क्या होता है? एम्प्लॉय मतलब वो खर्चा जो इम्प्लॉय के लिए हुआ। तो कौन खर्चा भाई? सैलरी इम्प्लॉय के लिए हुआ, बोनस किसके लिए? इम्प्लॉय के लिए दिया, डेयरनेस अलाउंस हुआ, HRA हुआ, ये सब किसके लिए? जैसे मेडिकल की सैलरी देता कितना बार में, तो सब सारे किसके लिए? तुम्हारा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। इसमें काम का चीज क्या आता? बोला तो डायरेक्टर को भी जो रेम्यूनरेशन दिया था वो भी किसमें आता? तुम्हारा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के अंदर आता है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। इसका भी फर्क बोला था। डेप्रिसिएशन जो होता है टेंजिबल एसेट के ऊपर में, और अमोर्टाइजेशन किसका बोला था? इनटेंजिबल एसेट। मतलब एकदम बराबर याद है। मतलब डेप्रिसिएशन जो है लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ये जो भी एसेट है टेंजिबल एसेट 10% किया, 15% किया, ये डिवाइडेड बाय 10 साल किया,
वो तुम्हारा क्या हुआ, डेप्रिसिएशन हुआ। लेकिन हम लोग गुडविल भी जब लेते हैं, हम लोग बोला था ना किसी का गुडविल अगर परचेज करते हैं तो क्या वो परचेज क्या हुआ गुडविल का जिंदगी भर चलता है दूसरा का, और वही गुडविल एक दिन होता है 5 साल तक चलेगा। और अगर वो जिस कंपनी का तुम गुडविल खरीद लिया, अगर तुम उसका सामान प्रोवाइड नहीं करोगे तो 5 साल के बाद क्या होगा, कस्टमर बैठ जाएगा। कोई आदमी का 20 साल का बिजनेस है, उसका गुडविल क्या 5 साल तक क्या आराम से चलता है। मतलब तुम खराब भी बेचोगे तो भी आदमी 5 साल तक क्या तुम्हारे पास आता ही लेने के लिए। लेकिन 5 साल के बाद क्या होगा, पता चल जाएगा अभी दुकान नहीं जाने का, सामान अच्छा नहीं मिला। जैसा कईम सूट के साथ क्या हो गया, बहुत दिन तक गुडविल चलाया, लेकिन अब क्या होगा, बेचारा लुकमा खुल रहा, कुछ भी दुकान का नाम होगा, कईम लुकमा रेस्टोरेंट ऐसे कर देते हैं। नहीं हो सकता वीडियो रिकॉर्ड हो रही। तो डेप्रिसिएशन इसका काम करता है। डेप्रिसिएशन जो होता है टेंजिबल एसेट और एमोर्टाइजेशन किसके ऊपर होता है, इनटेंजिबल एसेट। इतना भी याद रखोगे तो चलेगा। तो सर एमोर्टाइजेशन किसके ऊपर होगा, जैसे कि गुडविल फाइल बोला, उसके बाद बोला ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, ये सब भी जो चीज होता है ये सब भी घटता कि नहीं घटता दिन ब दिन, ये सब भी घटता है। जैसा ट्रेडमार्क, जैसा भी हाजी सिंह वाला ट्रेडमार्क बना लिया तो अभी को उसका नाम को दूसरा आदमी यूज नहीं कर पाएगा, लेकिन उसका नाम भी कोई हम खरीद लिया जाए तो उसका ट्रेडमार्क को, उसका ट्रेडमार्क कितना दिन चलेगा, 5 साल तक। तो जितने रुपए देंगे, अगर मान लो उसका नाम लेने के लिए 10 लाख रुपए दिया और 5 साल उसका नाम जिंदा रह सकता है हाजी से डालेगा, तो 10 लाख डिवाइडेड 5 साल कितना हो गया, 2.5 लाख, 2 लाख रुपए। तो हर साल कितना अमोर्टाइजेशन होगा तुम्हारा, 2 लाख रुपए। ये चीज बहुत काम की चीज होता है। उसके बाद बोलो भाई फाइनेंस कॉस्ट, ये कौन सा आइटम होता है, बोलो तो फाइनेंस कॉस्ट कौन सा आइटम होता है, इंटरेस्ट और डिवेंचर। जब डिवेंचर को इंटरेस्ट देंगे, बैंक से जो लोन उठाया है 5 साल 10 साल के लिए 10% टर्म लोन, तो वो सब तुम्हारे किसमें आएगा, तुम्हारा सबका सर फाइनेंस कॉस्ट में आएगा। और लास्ट वाला क्या बोलो तो अदर एक्सपेंस। ये अदर एक्सपेंस क्या आइटम होता बोलो तो, अदर एक्सपेंस में कौन सा खर्चा होगा जिसको हम लोग अदर एक्सपेंस बोलेंगे। ये चैप्टर में सब नहीं आता, ये सब किधर आता है, कंपनी फाइनल पढ़ना आता है। लेकिन फिर भी तुमको अभी तो डेटा तो बैठाना होगा ना, कहाँ जा जाके डेटा। ये चैप्टर में भले से बड़ा एडजस्टमेंट नहीं होगा, नॉर्मल होगा क्वेश्चन, फिर भी तुमको पता था। अदर एक्सपेंस में नहीं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो बांट ही दिया होगा। तो अदर में क्या आता बोलो तो भाई, फैज बोलो, फैज क्या बोलोगा, दिमाग घर में। अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड अदर एक्सपेंस में करना पड़ता है। उसके बाद आउटस्टैंडिंग तो छोड़ दो, अगर सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो कहाँ आएगा बोलो तो, वो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में ही आता है। मतलब सैलरी में आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होता है, ऐड होता है। लेकिन तुम्हारा अदर एक्सपेंस बोले तो हाँ वो है। चलो बोलो, अदर एक्सपेंस में बोलो क्या आएगा तुम्हारा, सेंटर में तो बैठना, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी किधर आएगा तुम्हारा अदर एक्सपेंस में। क्या इलेक्ट्रिसिटी बोलकर कोई हेड है भाई, कहाँ कर रहा, इलेक्ट्रिसिटी बोलकर कोई हेड है यहाँ पर ही। अगर क्वेश्चन में इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है तो कहाँ है तुम्हारा वाला अदर एक्सपेंस। अदर एक्सपेंस मतलब क्या हो गया, वो खर्चा, अदर एक्सपेंस मतलब हो गया वो खर्चा जिसका कोई ऊपर हेड नहीं, ऊपर का हेड है सबका, एम्प्लॉय बेनिफिट का हेड है, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन का ऐसा करके ना। लेकिन जो खर्चा का अगर हेड नहीं है तो वो किधर आएगा तुम्हारा, वो पैसा कहाँ खर्चा है लेकिन ऊपर उसका नाम दिया नहीं, तो वो किधर आएगा तुम्हारा सर, अदर एक्सपेंस में आएगा। क्लियर है भाई। अब ये सबको ऐड कर देंगे तो क्या आएगा एक्सपेंस, फिर इनकम में एक्सपेंस क्या करेंगे, लेस से तुम्हारा क्या होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तुम लोग क्या कर देंगे 3 - 4, तो क्या आएगा तुम्हारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसमें से फिर टैक्स क्या करेंगे, लेस कर देंगे। जो भी क्वेश्चन करेगा जैसे 30%, तो फिर क्या आएगा तुम्हारा प्रॉफिट आफ्टर। ये क्या हो गया तुम्हारा बोलो कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। अब यहाँ पर ही दिखाओगे, यहाँ पर ही दिखाओगे कंपैरेटिव बैलेंस शीट। ये तो क्लियर है, इसका कुछ नहीं कुछ ना। कंपैरेटिव बैलेंस शीट ये भी क्या बोले तो करेंट ईयर का फिगर, प्रीवियस ईयर का फिगर, दोनों को माइनस करेंगे क्या आएगा तुम्हारा, एब्सोल्यूट चेंज आएगा। ठीक है ना, चेंज ही नहीं आ रहा ना, आप भी अच्छा लगे, दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा,
दोनों को माइनस करेंगे तो आगे तुम्हारा एब्सोल्यूट चेंज, और फिर डिवाइडेड में क्या करेंगे तुम्हारा परसेंटेज चेंज। अब बोले जो परसेंटेज चेंज जो निकालेंगे एब्सोल्यूट चेंज से क्या करेंगे डिवाइड, तब फिर से एक बार पूछेंगे डिवाइड किससे करोगे, करेंट ईयर का फिगर से कि प्रीवियस ईयर का फिगर से, प्रीवियस ईयर का है सर। हम लोग प्रीवियस करेंट ईयर को कंपेयर किससे करेंगे, प्रीवियस ईयर ना। भले से भाई लिखा करेंट ईयर पहले, लेकिन प्रीवियस ईयर से तो क्या करें तुम्हारा, इसीलिए जितने भी एब्सोल्यूट चेंज होगा सबको डिवाइडेड भी किससे करेंगे तुम्हारा प्रीवियस ईयर से। अब ये तो सबको याद होगा, इसमें बहुत ज्यादा ज्ञानबाजी है। शेयर होल्डर फंड में तो इसमें ज्ञानबाजी बहुत है, बट अभी टाइम अभी उतना नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग जब कंपनी फाइनल अकाउंट कहते हैं पूरा लॉजिक इसके बारे में क्या बताया था, तब वो लोग शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर फंड में पहले से बोलता है ना क्या किसा अगर शेयर कैपिटल का पैसा और रिजर्व एंड सरप्लस का पैसा, ये दोनों मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं शेयर होल्डर फंड। ये चीज हम लोग कहाँ भी पढ़ा था बोलो, तभी ताजा सेमेस्टर चीज में रेशियो एनालिसिस वाला चैप्टर में शेयर होल्डर फंड। उसके बाद फिर बोलो नॉन करेंट लायबिलिटी और फिर करेंट लायबिलिटी। नॉन करेंट लायबिलिटी मतलब वो कौन से लायबिलिटी का बात करता है, वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का। हालांकि अगर हकीकत बात बोले तो नॉन करेंट लायबिलिटी में भी होता है ए बी सी डी जैसे करके लॉन्ग टर्म बोरोविंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, अदर प्रोविजन, ऐसे कर करके सब होता है इसके अंदर। तो फिर भी हम लोग अपने एग्जाम के लिए इन शॉर्ट याद रखते हैं। तो नॉन करेंट लायबिलिटी मतलब वो लायबिलिटी तुम्हारे क्या लॉन्ग टर्म में, मतलब जिसका पैसा आपको 1 साल के बाद लौटाना है, जिसका पैसा 1 फाइनेंशियल ईयर के बाद लौटाना, तो तुम्हारा क्या हो गया नॉन करेंट लायबिलिटी। और जिसका पैसा अभी लिया और इसी साल के अंदर में ही लौटा देना, तो वो तुम्हारे क्या हो गया करेंट लायबिलिटी। कितना बार इसको ऐसे ही बोला जाता है ना कि एक ट्रेडिंग साइकिल होता है, जो आदमी ऐसे डेफिनेशन बोलता है ना जिसका पैसा अभी लिया और इसी साल में ही लौटा देना, तो तुम्हारा क्या हो गया करेंट लायबिलिटी। आपको इसमें ऐसा हुज्जत वाला कैसे कर लेता ना, सर मान लीजिए कोई आदमी से हम धार में सामान लिया क्रेडिटर से 29 मार्च में लिया, कब लिया 29 मार्च में, और उसको पैसा कब देंगे सर हम 2 अप्रैल में देंगे। तो दिन कितना हो रहा 4, मतलब 29 मार्च से अगर 2 अप्रैल गिने तो 4 से 5 दिन होगा। तब कोई आदमी अगर ऐसा हुज्जत कर ले सर उसको तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में दे रहे, तब क्या होगा, तब हो सकता है। लेकिन मेरा बोलने का लगता है कि एक ट्रेडिंग साइकिल के अंदर अगर देंगे तुम्हारा, तो वो तुम्हारे क्या होगा करेंट। जैसे एक सामान लाया, वो रोलिंग होकर सामान बिक्री होने तक, तो उसके बाद उसका पैसा उसको चले जाएगा। तो अगर ऐसा साइकिल है तो वो भी तुम्हारा कहाँ जाएगा करेंट लगेगा, मतलब जिसका पैसा 12 महीने के अंदर में लौटा देना। ये सबको क्या कर देंगे टोटल। और उसके बाद बोलो एसेट, एसेट का बोलते हैं ना, एसेट के पार्ट में बढ़ता है एक नॉन करेंट एसेट और तुम्हारे करेंट एसेट। लेकिन लाइबिलिटी के पार्ट में बढ़ता बोलो तो शेयर होल्डर फंड, नॉन करेंट लाइबिलिटी और करेंट लाइबिलिटी। लेकिन एसेट सीधा दो, एक नॉन करेंट एसेट और करेंट एसेट। तो बस इतना भी याद रखो। अब नॉन करेंट एसेट में क्या है, नॉन करेंट एसेट में टेंजिबल फिक्स एसेट, फिर इनटेंजिबल फिक्स एसेट, फिर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीव। और करेंट एसेट में क्या होगा तुम्हारा इन्वेंट्री, क्लोजिंग स्टॉक, जिसको हम लोग बोलते हैं। ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर हो गया, बिल रिसीवेबल हो गया और तुम्हारा डेटर हो जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल में तो आएगा। और ट्रेड पेबल अगर बोलेंगे तो उसमें बिल पेबल आएगा और सैलरी क्रेडिटर आएगा। अच्छा बोलो तो ट्रेड पेबल किधर आएगा तुम्हारा, करेंट लायबिलिटी कि नॉन करेंट लायबिलिटी। क्रेडिटर और ट्रेड पेबल मतलब बिल पेबल करेंट लायबिलिटी। क्रेडिटर को थोड़े ना 5 साल के बाद पैसा देंगे, बहुत ज्यादा 3 महीना 6 महीने का धारे नहीं देगा। बिल पेबल का भी अगर बात करें तो बिल ऑफ एक्सचेंज वो भी 6 महीना का होता है। इतना तो क्वेश्चन बनाए 11th 12 में, हार्डली 2 महीना 3 महीना का होता है। मतलब बिल जो साइन होता है 2 महीना बाद या तो 3 महीना बाद, बहुत रेयर भी देखते हैं हम लोग 6 महीना, 2 से 3 महीने से ज्यादा का टाइम नहीं होता। अब बोलो लास्ट में क्या, कैश और कैश इक्विवेलेंट। अब उनका ही बात बोलना, कैश एट बैंक होगा, कैश इन हैंड होगा, सब चीज होगा। इसके बारे में बहुत डिटेल चर्चा होता है कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट किसको बोलेंगे। एक इसमें खाली नाम बता देते हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटीज होता है ना, जैसे कैश इन हैंड हुआ, कैश एट बैंक हुआ। एक और आइटम इसमें क्या होता बोला था, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, वो भी किसमें आता तुम्हारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं बोलते हैं। तो वो या तो कैश हो या तो वो सामान जो तुम्हारा कैश के बराबर में। अब एक बात बोलोगे हमको, जैसे ये नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है तो क्या होता है तुम्हारा करेंट इन्वेस्टमेंट भी, जैसे नॉन करेंट एसेट में क्या लिखा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, वैसे करेंट एसेट में भी क्या होता है तुम्हारा करेंट इन्वेस्टमेंट भी होता है। तो अब हमको बोलोगे सर इन्वेस्टमेंट जो हम लोग करते हैं
इन्वेस्टमेंट जो करना मतलब जैसे मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा है, सरप्लस पैसा है, हम क्या क्या रिलायंस में या इन्फोसिस का कुछ शेयर्स खरीद लिया, 2 शेयर या 200 शेयर्स खरीद लिए 1100 रुपये करके, तब वो जो इन्वेस्टमेंट किया रिलायंस में या टाटा में कहेंगे, तो वो इन्वेस्टमेंट को हम कैसे बोलेंगे? नॉन करेंट। और वो इन्वेस्टमेंट को हम कैसे बोलेंगे? करेंट इन्वेस्टमेंट। इसके बारे में बहुत पहले ही बताया था, बोलो तो एक बार याद है किसी को? इन्वेस्टमेंट होता है, हम इन्वेस्टमेंट क्या रिलायंस में शेयर में कुछ भी हम शेयर्स खरीदा उसका इक्विटी से, अब वो इन्वेस्टमेंट को हम लोग कैसे बोलेंगे? सर वो नॉन करेंट है कि करेंट है? बोलो याद है? ये चैप्टर भी था तुम लोग का भाई, हम लोग भूल गए। सेमेस्टर 3 में इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। जब हम लोग ऐसा लेजर बना के जो पढ़ते हैं, दुनिया भर का जैसा लेजर होता है, फेस वैल्यू, रुपीज, इंटरेस्ट। अभी सबकी क्लियर किया। बोले हम जवाब दे इसका। तुम लोग कभी नहीं सुना? बड़े आपका भाग्य दे। इन्वेस्टमेंट जो हम लोग करते हैं किसी कंपनी में, कोई आदमी इन्वेस्टमेंट करता है, आज खरीदा, 2 दिन के बाद रुपया बड़ा बेच दिया, ऐसा भी इन्वेस्टमेंट होता है? ठीक है, सुनो पर एक इन्वेस्टमेंट होता है जो हम लोग करते हैं, जैसे हम लोग शेयर्स खरीदा, एक शेयर होल्डर लोग का, एक इन्वेस्टर का इंटेंशन होता है आज खरीदा, 2 दिन के बाद बेच देना। और एक इन्वेस्टर होता है कि जो खरीद लिया, खरीद के छोड़ दिया, वो अभी 2 दिन के बाद बड़े घटे उससे उसका कोई मतलब नहीं, वो काम करेगा, मैं 5 साल के बाद बेचेगा। तो एक ऐसा भी इन्वेस्टर होता है, एक इन्वेस्टर हुआ जिसको लॉन्ग टर्म के लिए पैसा नहीं लगाना है, शॉर्ट टर्म में ये 1100 रुपए से 1112 रुपया हो, फिर बेच दी 2 रुपया करके, 2 रुपया फायदा होगा उसके लिए। लेकिन एक इन्वेस्टर ऐसा भी होता है जो 2 रुपया फायदा नहीं देखता है, जिसको क्या करना है, रुपया लगा छोड़ दिया, 5 साल के बाद सोच उठेगा, तब वो देखेगा क्या हुआ, तो 5 साल के बाद तब बेचेगा। तो अब एक बात बोलो, इसमें क्या फायदा भी हो सकता है, नुकसान? तो एक अलग सी बात है। हम लोग इन्वेस्टमेंट समझना है, एक नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट और एक करेंट इन्वेस्टमेंट। तब तुम बोलो एक शेयर होल्डर जो पैसा लगा रहा है 2 दिन के बाद बेच देगा, तो वो करेंट इन्वेस्टमेंट कहलाएगा कि नॉन करेंट? जो 2 दिन के बाद बेचेगा उसको कहलाएगा करेंट इन्वेस्टमेंट। और एक इन्वेस्टर जो बेचेगा 2 साल 5 साल के बाद, तो तुम्हारा नॉन करेंट। तो सर क्या इन्वेस्टमेंट कैसा को नाम होता है 2 साल 5 साल? इन्वेस्टमेंट तुम्हारा डिपेंड करता है तुम्हारे इंटेंशन के ऊपर में। ये कोई नहीं कह सकता, जैसे हम ये इतना तकलीफ वाला चीज है, नहीं तो जितना आसानी से बताए ना तुम लोग आज तक, जैसे 6 सेमेस्टर में आ गए, आज तक इसमें दिक्कत होता है कि नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट और करेंट इन्वेस्टमेंट में क्या, कि जब भी आता है ये आइटम हम लोग छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं इसका। तो नॉन करेंट क्या वाला है कि वो इंटेंशन के ऊपर मेरा डिपेंड होता है। तो अब एक बात बोलो, जो वीडियो देख रहे हैं, जैसे तुम लोग क्लास में, इंटेंशन चेंज भी तो हो सकता है। जैसे सर आज हम बोला कि हमको 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट, तो क्या बोला हम लोग नॉन करेंट, लेकिन जैसे ही अगला साल शुरू हुआ, अब तुम्हारा सिनेरियो चेंज हो गया, घर का जितना खुशहाली और जितना रुपया का आराम था, कुछ ऐसा हो गया संसार में कि अब तुम्हारा रुपया का उतना आराम नहीं है। अब तुम अगला साल अब तुम क्या समझे कि नहीं भाई, जो भी हमको क्या करना है, अब रुपया बड़े घटे का क्या करना है, बेच के हटा देना। तो अब जब तुम अगला साल बेचे, अब तुम क्या समझे, अब तुम्हारा इरादा क्या होगा, चेंज हो गया, 5 साल रखने की क्या 2-4 दिन में क्या करना, उसको सल्टा देना। तो अब वही इन्वेस्टमेंट तुम्हारा क्या बन गया, तुम्हारा अब वही इन्वेस्टमेंट क्या बन गया, तुम्हारा करेंट इन्वेस्टमेंट बन गया तुम्हारा। तो ये बहुत हेवी चीज होता है, डिपेंड करता है पूरा का पूरा इंटेंशन के ऊपर में। तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट नाम इन्वेस्टमेंट ही होता है। खाली इन्वेस्टमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, या तो नॉन करेंट या तो तुम्हारा करेंट। अब इसके ऊपर में बहुत डिटेल है। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट होता है वैल्यूड होता है हमेशा कॉस्ट प्राइस में, बड़े घटे तुमको उससे कोई लेना देना नहीं है। तुम जितना मैं खरीदे वैल्यू किस में होगा, तुम्हारा कॉस्ट प्राइस में, मतलब बैलेंस शीट कैपिटल में। और करेंट इन्वेस्टमेंट के साथ क्या होगा, तुम खरीदे थे 1100 में, लेकिन आज 31 बाद में उसका दाम कितना भाई 1106 रुपये, तो वैल्यू कितना होगा फिर 1106 रुपये। मतलब वो किस में होता है तुम्हारा करेंट इन्वेस्टमेंट वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, मतलब अगर कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस कम है तो कम में होगा, लेकिन मार्केट प्राइस अगर 1100 से ज्यादा हो गया तो फिर 1100 से ज्यादा में रिकॉर्ड नहीं होगा। ये इसका पीछे का ये तुम लोग किए हुए होगे सेमेस्टर 3 में कैसे वैल्यूएशन होता है। उसके बाद चलो हम बोले इसका थोड़ा बता दें, हम लोग मान करें। एक ऐसे का तुम्हारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसके बारे में पता है कि कैश इक्विवेलेंट किसको बोलते हैं? वो कैश जो तुम्हारे कैश के शक्ल में
या वो जो तुम्हारा कैश के शक्ल में नहीं है बट वो तुम्हारा क्या कैश के बराबर है, कैश की शक्ल में नहीं बट वो क्या तुम्हारा कैश के बराबर है। कितना बार गोल्ड को या मार्केटेबल सिक्योरिटीज को स्पेशली बुलाया था कि कैश इक्विवेलेंट है, लेकिन वो कैश इक्विवेलेंट कब माना जाएगा, जिसका वैल्यूएशन फ्लक्चुएशन नहीं होगा। मान लो तुम जिसमें पैसा लगाए, जिस इन्वेस्टमेंट में तुम पैसा लो फिक्स्ड है, इसका वैल्यू चेंज होने वाला नहीं। कितना बार होता नहीं है कि हम पैसा लगाए हमको 110 रुपये मिलेगा, मार्केट बढ़े मार्केट घटे डूबे कंपनी से हमको कोई लेना देना, आज लगाए एक हमको मिलेगा 110, तो वैल्यू क्या हो गया उसका फिक्स हो गया। तो जिसका वैल्यू फिक्स है अगर तुमको इक्विवेलेंट अमाउंट तुम बता सकते हो तो वो तुम्हारे किस में आएगा, कैश इक्विवेलेंट। और कैश में तुम्हारा क्या आएगा, कैश इन हैंड और कैश है बैंक। और कैश इक्विवेलेंट में क्या इम्पोर्टेंट चीज क्या बोला तुम्हारा, मार्केटेबल सिक्योरिटी। ठीक है, तो अब हम लोग इसके बाद कुछ इसके बाद में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आज ही हम लोग बनाएंगे। ठीक है, पॉज कर दीजिए, सेव कर दो। ठीक है।